नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुं मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमः करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत नौवा अधिकार और नौवा अधिकार अंतिम दौर में है। एक दो दो तीन दिन में हमारी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पूरा हो जाएगा। पंडित साहब ने सम्यक्त्व का भेद और उसका स्वरूप, हालांकि देखा जाए तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा की अनुभूति करने के लिए ही समर्पित है। इसमें बहुत सारी बातें पंडित साहब ने बताई है। भूमिका के रूप में तो उन्होंने 8 अधिकार लिख दिया और उसमें कैसी हमारी पात्रता होनी चाहिए, पूर्व में हमने कैसे कैसे ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगाया है, किस तरह से ये जीव अपने जीवन में सम्यक की प्राप्ति की तैयारी भी कर सकता है, पात्रता को डेवलप कर सकता है। और तत्व निर्णय के ऊपर जो जोर दिया, तो ये तत्व निर्णय पूर्वक ही अनुभूति होती है। तो 9वें अधिकार में पंडित साहब ने 5 समवाय की चर्चा करी, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया और यहाँ पर सम्यक्त्व का तत्व निर्णय में भी 4 प्रकार के लक्षण में चारों लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धा नाम लक्षण को मुख्य किया और उसका किस तरह से अपने जीवन में स्वच्छंद भी न हो जाए, हमारे जीवन में प्रमाद भी ना हो जाए, शिथिलता न होवे और हम तत्वार्थों का श्रद्धान करते हुए आत्म श्रद्धान करें। इसकी बहुत लंबी चर्चा हमने कर ली है। सम्यक्त्व का भेद और उनका स्वरूप, इसकी चर्चा जो हमारी अभी तक हुई है, उसको मैं आज थोड़ा रिवाइज इसलिए करना चाहती हूँ, थोड़ा करणान योग का विषय है, इसलिए आपको कोई बात समझ में ना आवे या कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा, है ना। बहुत सारी बातें इसमें आई है, लेकिन मुख्य मुख्य रूप से जो हमें अभी तक चर्चा की है उसका मैं 5-10 मिनट में रिवाइजन करके फिर मैं आगे बढ़ूंगी, आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, सबको ध्यान से सुनना, कहीं पर भी आपको नोट करना हो तो करके जाना, मैं एक एक बिंदु बोलती जाऊंगी, आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछना, नहीं तो ये सारी चीजें आप आपकी कॉपी में भी नोट कर सकते हो और ध्यान से सुन करके समझ सकते हो। देखो, पहले अपन ये बात करेंगे, ये मैं इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये करणान योग का विषय है, तो अपने को बार बार फिर कंफ्यूजन ना होवे। और दूसरी बात, कर्मों में तो कुछ करना ही नहीं है, ये सीधी बात तो आप ये समझना कि ये वास्तव में जीव के उपयोग की बात है, अपने परिणामों की विशुद्धि की बात है। हम कर्म में कुछ कर नहीं सकते, परंतु आगम में जो बातें लिखी है तो अपने को थोड़ा बहुत ज्ञान इसका हो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। पर जीव के परिणामों की विशुद्धि किस प्रकार से होती है और कर्मों में ऑटोमेटिक क्या व्यवस्था बनने लगती है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को पा करके ये सारी चीजें समझनी होती है। आप ध्यान से सुनना, मैं पहले से रिवाइज करती हूँ। औपसमिक सम्यक्त्व से लेके, सम्यक्त्व 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपसमिक सम्यक्त्व, एक होता है क्षायोपसमिक सम्यक्त्व और एक होता है क्षायिक सम्यक्त्व। सबसे पहले
औपसमिक सम्यक्त्व के दो भेद बताएं। एक है प्रथमोपसम सम्यक्त्व और दूसरा है द्वितीय उपसम सम्यक्त्व। जो औपसमिक सम्यक्त्व में प्रथमोपसम सम्यक्त्व है वो दर्शन मोह की प्रकृति को उपसम करता है, माने मिथ्यात्व को उपसम करता है। द्वितीय उपसम सम्यक्त्व जो होता है वो श्रेणी के समय में होता है, मुनिराजों को होता है। और द्वितीय उपसम सम्यक्त्व जो है वो चारित्र मोह की प्रकृति को लिए हुए होता है। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे द्वितीय उपसम सम्यक्त्व में, यहाँ पर जो पंडित जी ने बात की है वो श्रेणी से पहले भी क्षयोपसम सम्यक्त्व करता हुआ जो जीव है वो उसमें से जब उनको द्वितीय उपसम करना होगा वो श्रेणी मांडने के लिए करना होता है। इसके पहले वो जो करता है वो दर्शन मोह की प्रकृतियों को दबाता है। फिर 21 प्रकृतियों को तब दबाएगा जब उनको श्रेणी चढ़ना होगा तब। इतनी बात मैंने आपको क्लियर करी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि प्रथमोपसम मैंने सॉरी अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो जब सम्यक्त्व औपसमिक सम्यक्त्व करेगा, ये तो आप मान के चलना, नोट कर लेना। जीव जब भी सम्यक्त्व करेगा प्रथम बार तो औपसमिक सम्यक्त्व ही होगा और दूसरा कोई सम्यक्त्व नहीं होगा। अब जब जीव औपसमिक सम्यक्त्व करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव औपसमिक सम्यक्त्व करेगा तो कितनी प्रकृतियों का उपसम करेगा? अक्षा बेटा, मैं आपको पूछती जाती हूँ इसलिए आपको कितना क्लियर है? नहीं है अक्षा। अक्षा, अंकित नहीं? हाँ हाँ, अंकित अक्षा भैया नहीं आप है बोलो। अच्छा। तो क्या हाँ, था प्रश्न? तीन तीन मेरा प्रकृति के प्रश्न उपसम है करेगा। तीन तीन अनादि प्रकृति। अनादि नहीं नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो कितनी प्रकृतियों का एक। उपसम करेगा? एक। एक हाँ मिथ्यात्व। हाँ, एक मात्र मिथ्यात्व। क्यों सुनीता जी, क्यों मात्र मिथ्यात्व की करेगा? क्योंकि उसके सत्ता में मात्र मिथ्यात्व ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि उनकी सत्ता में मात्र मिथ्यात्व है, तीन प्रकृति है नहीं, इसलिए मात्र एक मिथ्यात्व का उपशम करेगा। एक अनादि मिथ्या दृष्टि की बात हुई। मैं रिवीजन इसलिए करती हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो विषय चला ना वो थोड़ा क्लियर हो जाए तो आगे आपको मजा आएगा। आगे हालांकि अनंतानुबंधी की प्रकृति के प्रश्न उठेंगे, लेकिन ये सारी बात अपने ज्ञान में क्लियर हो ना तो एकदम अच्छा पड़ता है कि अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझ सकते हैं। चलो, शादी मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो शादी मिथ्या दृष्टि जीव कितनी प्रकृति का उपशम करेगा? काश्मीरा बेन, शादी मिथ्या दृष्टि जीव तीन प्रकृति का दीदी, तीन प्रकृतियों का, तीन तीन मात्र तीन प्रकृति का। प्रकृति। हाँ, और चार एक तो तीन प्रकृति का करेगा। हाँ तीन 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 वो तीन सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र, और चार अनंत अनुबंधी, मतलब 7 प्रकृति का हाँ, टोटल। 7 प्रकृति का उपशम करेगा। वेरी गुड, बराबर। अच्छा, और कोई करेगा? और शादी मिथ्या दृष्टि जीव ये कब करेगा? ये 7 प्रकृति का उपशम कब करेगा? सुधा बेन? श्रेणी नहीं 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 नहीं, श्रेणी की बात नहीं है, इसलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आपके अंदर में पूरा विषय क्लियर होना चाहिए। शादी मिथ्या दृष्टि जीव, शादी मिथ्या दृष्टि जीव माने कौन? एक बार जिसको सम्यक तो होकर के छूट गया है उसको कहते हैं शादी मिथ्या दृष्टि जीव। अब ये दोबारा जब सम्यक तो करेगा, द्वितीयोपसम नहीं नहीं सम्यक्त्व नहीं, का। द्वितीय नहीं नहीं नहीं, नहीं द्वितीय उपसम की बात नहीं है। द्वितीय उपसम तो बाद में पल आएगा। अभी पहले पल्यक अपन के अनंत अनादि महत्व हाँ, और दो। शादी। पल्य हाँ, वेरी गुड। के देखो असंख्यात सुनो ध्यान से, ये मैं क्लियर करती हूँ, अभी भी आपके दिमाग में वो बात क्लियर नहीं है। एक बात सुनो, शादी मिथ्या दृष्टि जीव माने कौन? एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया है और दोबारा वो मिथ्यात्व में आ गया है, उसको कहते हैं शादी मिथ्या दृष्टि जीव। अब जब वो दोबारा औपसमिक सम्यक्त्व करेगा, उसका हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, सिद्धांत बताया था। क्या सिद्धांत बताया था काश्मीरा बेन? सिद्धांत क्या था? कोई भी जीव औपसमिक सम्यक्त्व के बाद दोबारा औपसमिक सम्यक्त्व करे तो कितना समय व्यतीत होना चाहिए? पल्य के असंख्यात के भाग होगा तब तक पल्य अगर करेगा तो 7 बराबर। का करेगा। हाँ उससे ज्यादा हाँ, समय चला गया तो फिर एक मतलब छह 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 प्रकृति का करेगा, क्योंकि एक सम्यक तो मिश्र में मिल जाएगी, इसलिए 6 का करेगा। और वेरी गुड। उससे भी ज्यादा समय चला गया तो फिर हाँ, 5 का ही करेगा। एक मिथ्यात्व और 5 4 का माने अनंत 1 का ही अनुबंधी। करेगा।
हाँ, अनंतानुबंधी फिर वो नहीं मिथ गिनने वो देंगे। अनंतानुबंधी को अभी नहीं गिनना, वो तो उपसम पड़ी हुई है ना। अभी तो हाँ, अपने को तो 3 प्रकृति को ही गिनना है काश्मीरा बेन। अच्छा, अभी तो अपने अच्छा। को 3 प्रकृति का ही खेल खेलना है। कि देखो मैं बताती हूँ, आपने बिल्कुल सही बताया है, फिर मैं एक बार रिवीजन करती हूँ, आपको बताती हूँ कि देखो। हाँ, क्या है मालूम, शादी मिथ्या दृष्टि जो जीव है, एक बार सम्यक्त्व प्राप्त करके बाद में जो मिथ्यात्व में आ गया है, अब उसका एक कंडीशन बताई औपसमिक सम्यक्त्व की, कि पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत होने के बाद ही दोबारा जीव औपसमिक सम्यक्त्व करता है। ये बिल्कुल नियम है, बराबर। अब कोई जीव जो शादी मिथ्या दृष्टि है, पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत हो गया और तुरंत उनने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो वो कितनी प्रकृति, अनंतानुबंधी को छोड़ो, वो तो दबी पड़ी है। अब ये 3 में से कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा, तो बोले तीनों का करेगा, क्योंकि अभी तत्काल कर लिया ना, तो तीनों प्रकृति दबी पड़ी है और तीनों का वो उपशम करेगा, बराबर। एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि सपोज करो उन्हें पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत हो गया और नहीं कर पाया, समय बहुत व्यतीत हो गया, तो क्या होगा, वो जो सम्यक, हाँ जब करेगा तब तो दबाएगा। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो क्या हुआ कि वो जो अपने सम्यक प्रकृति जो थी, वो मिश्र रूप हो गई, है ना, मिश्र रूप हो गई। तो वो क्या करेगा, तो बोले कि वो जो 3 प्रकृति थी, तो सम्यक प्रकृति मिश्र रूप हो गई। तो अब यहाँ पर 2 का करेगा, मिथ्यात्व और मिश्र, और इसके साथ अनंतानुबंधी, क्योंकि जब जब सम्यक तो करेगा तब अनंतानुबंधी का उपशम करना होगा। वो भी तो उदय में आ जाती है ना मिथ्यात्व के काल में, तो उसको भी उपशम करेगा। ठीक है। अब अनंतानुबंधी की बात अपन उठाते नहीं है बार बार, क्योंकि पंडित साहब ने यहाँ उठाई नहीं है, परंतु समझना कि मिथ्यात्व में से जब जब सम्यक्त्व करेगा तब अनंतानुबंधी का भी उपशम होगा। तो यहाँ पर मिश्र, सम्यक प्रकृति जो मिश्र रूप हो गई थी, तो बराबर, तो 6 प्रकृति की करेगा, बराबर। अब यहाँ पर बहुत काल और व्यतीत हो गया और उन्हें सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, तो अब वो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा, तो वो जो मिश्र रूप प्रकृति थी वो मिथ्यात्व रूप हो गई। अब पहले जैसा गाढ़ा मिथ्यात्व वापिस हो गया, तो अगर मिथ्यात्व की करेगा, माने एक ही की करेगा, तो मिथ्यात्व का उपशम करेगा और उसके साथ अनंतानुबंधी को दबाएगा। तो इस तरह से अपने को समझना है कि शादी मिथ्या दृष्टि जीव की 3 कंडीशन बनती है। तुरंत कर ले तो 3 की करेगा, बाद में करेगा तो 2 की करेगा, और बाद में करेगा तो 1 मिथ्यात्व की करेगा। तो इस तरह से शादी मिथ्या दृष्टि जीव की 3 कंडीशन बताई है, बराबर। ये बात सबको समझ में आई होगी। अब अपन आगे चलते हैं कि द्वितीय उपसम सम्यक्त्व, ये द्वितीय उपसम सम्यक्त्व की क्या बात है। तो द्वितीय उपसम सम्यक्त्व में वो सम्यक्त्व कौन करता है, तो बोले मुनिराज को होता है, भावलिंगी संत करते हैं, श्रेणी मांडने के समय पे करते हैं। उससे पहले जो द्वितीय उपसम सम्यक्त्व है उसमें भी क्या करेंगे, तो बोले पहले 3 प्रकृति जो है, देखो इसमें ऐसा समझना, 4 रास्ता जो हमने खोला था, पहले इसको समझेंगे फिर द्वितीय उपसम समझ में आएगा। पहले जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होते 4 रास्ता खुलते हैं। सबसे पहले अगर वो जीव का सम्यक्त्व पूरा हो गया, औपसमिक सम्यक्त्व का काल पूरा हो गया, तो वो व्यक्ति को मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो वो पहले गुणस्थान में चला जाएगा, बराबर। फिर मिश्र प्रकृति का उदय आ गया, तो वो तीसरे गुणस्थान में चला जाएगा। और वो व्यक्ति को औपसमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है, उनके अंतर्गत अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो वो व्यक्ति दूसरे गुणस्थान में चला जाएगा। और सम्यक्त प्रकृति का उदय आया, तो वो व्यक्ति का सम्यक्त्व बना रहेगा, परंतु औपसमिक सम्यक्त्व में से क्षयोपसमिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन, 4 कंडीशन औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त होते ही ये 4 कंडीशन बनती है, बराबर। आपको सबको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये द्वितीय उपसम की बात करना चाहूंगी, तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि जो जीव ने सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया था, अभी औपसमिक सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ और तत्काल सम्यक्त प्रकृति का उदय आया
और वो जीव को क्षयोपशम सम्यक्त्व हो गया। सम्यक्त्व चेंज हुआ, सम्यक्त्व चेंज हुआ, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, सम्यक्त्व चेंज हुआ है, तो उनको क्षयोपशम सम्यक्त्व हो जाएगा। बराबर। अब जो क्षयोपशम सम्यक्त्व हुआ उसमें से अब द्वितीय उपशम करना है। द्वितीय उपशम का मतलब ये है सीधा अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव सीधा श्रेणी नहीं मान सकता, उसको क्षयोपशम करना होता है। क्षयोपशम में से फिर औपशमिक सम्यक्त्व करेगा। तो क्या करेगा कि क्षयोपशम सम्यक्त्व जो है, तो उसको पहले क्षयोपशम सम्यक्त्व को हमने समझा था कि क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या होता है, तो 3 बात बताई थी। क्षय प्लस उपशम प्लस उदय इज इक्वल टू क्षयोपशम। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व में किसका क्षय होता है, किसका उदय उपशम होता है, और किसका उपशम होता है और किसका उदय होता है। तो देखो, 2 प्रकृति मिथ्यात्व और मिश्र, इन 2 प्रकृति का उदयाभावी क्षय होता है। वर्तमान में वर्तमान में वो उदय में नहीं आएगी। बराबर। फिर वो ही प्रकृति का भविष्यकालीन, वो ही प्रकृति का सद अवस्था रूप उपशम करता है। उन प्रकृति का सद अवस्था रूप उपशम होता है। और उदय किसका होता है, तो बोले सम्यक प्रकृति का उदय होता है। इसको कहते हैं क्षयोपशम। बराबर। ये है क्षयोपशम की बात, एक क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात है। बराबर। अब जिस जीव को द्वितीय उपशम करना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तो बोले ये सातों सात प्रकृतियों को दबाएगा। बराबर। सातों सात प्रकृतियों को दबाएगा। इसमें अभी क्या हुआ था, क्षयोपशम सम्यक्त्व में वर्तमान में उदय में ना आवे, ऐसा उन्हें क्षय किया था। लेकिन यहाँ वो सम्यक्त्व का नाम क्या था, समल। समल तत्वार्थ श्रद्धान शब्द आया था। इसमें सम्यक्त्व में दोष लगता है। क्यों, कौन से दोष लगते हैं, चल मल और अगाढ़, ये दोष लगता है। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला जीव श्रेणी नहीं मान सकता, एक कमजोर सम्यक्त्व है, इसलिए उनको द्वितीय उपशम करना होता है। बराबर। और द्वितीय उपशम में ये सारी प्रकृतियों को दबाएगा, है ना, तब उनकी वितरागता बढ़ेगी और उस समय वो श्रेणी चढ़ने योग्य आगे जाकर के 8वें 9वें 10वें और 11वें गुणस्थान में श्रेणी मानेगा। तब वो 21 प्रकृतियों को दबाएगा। कौन सी बनी, दर्शन सप्तक की ये 7 प्रकृति और 21 प्रकृति चारित्रमों की जो है वो, कुल मिला करके दर्शन प्रकृति की 7 और 21 प्रकृति चारित्र की, ये सारी की सारी प्रकृतियों को दबाने का काम श्रेणी के समय में करेगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई। मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होने के बाद वो जीव अवश्य गिरेगा ही, मतलब उपशम श्रेणी मानेगा और गिरेगा। हाँ, अच्छा। हाँ, गिरेगा। उसमें 2 बात बताई थी मैंने आपको, एक तो सम्यक्त्व का काल पूरा हो जाए, माने 11वें गुणस्थान का, सॉरी, सम्यक्त्व माने 11वें गुणस्थान का काल पूरा हो जाए, तो वो व्यक्ति को नीचे आना पड़ेगा। अथवा तो वो व्यक्ति का वहां मृत्यु हो जाए, तो वो व्यक्ति को चौथे गुणस्थान में माने स्वर्ग में जाएगा, वैमानिक देव बनेगा। अथवा काल पूरा हो जाएगा उसका गुणस्थान का, तो वो नीचे आएगा और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय होगा, फिर 9वें में आएगा, फिर 8वें में आएगा, ऐसे करते करते 6वें तक आकर के फिर संभल सकता है। और नहीं संभला चौथे तक भी आ सकता है, और नहीं संभला और वो व्यक्ति का काल और बाकी होगा, बहुत संसार बाकी होगा, तो वो व्यक्ति प्रथम गुणस्थान में भी आ सकता है। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, ये कृपाणु देव बात करते हैं, हम तो उपशम श्रेणी से घिरे हुए जीव हैं, तो लंबा काल भी निकल सकता है। लेकिन एक नियम बताया था, उपशम श्रेणी एक भव में 2 बार और भवांतर में 4 बार। फिर वो जब जब उनका समय आएगा और श्रेणी वही मांडना होगा, तो उपशम श्रेणी मांडेगा, तो भवांतर में 4 बार और 5वीं बार जब करेगा तब नियम से एक शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा। ये नियम है। बराबर। अब जिसका जितना काल होगा उस हिसाब से काम बनेगा। बराबर। हो गया सबको क्लियर इतनी बात। और औपशमिक सम्यक तो मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि दूसरी बार जब मिथ्या हाँ, दृष्टि होगा, आपने बोला ना पल्य का असंख्यत का भाग, मतलब उतना भाग जल उससे पहले नहीं वो सम्यक दृष्टि हो सकता, इतना इतना टाइम ना, निकालना ही पड़ता है उसको। हाँ, बिल्कुल निकालना ही पड़ता है।
हाँ, एक बात वो है, औपसमिक सम्यक्त्व में से क्षेपसम हो जाए तो कोई बात नहीं, तो क्षेपसम सम्यक्त्व में तो बहुत लंबा काल है, 66 हाँ। सागर, फिर एक अंतर्मुहूर्त के बाद 132 सागर, उसका लंबा काल है। पर औपसमिक सम्यक्त्व का काल ही अंतर्मुहूर्त का है, तो वो उतना समय ही रह सकता है, और उसके बाद दोबारा औपसम्य करना हो तो नियम से उनको पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत करना होता है। तब बराबर? तक वो मिथ्या दृष्टि रहेगा मतलब। हाँ, तब तक वो मिथ्या दृष्टि रहेगा। अगर क्षेपसम कर लेगा तो क्षेपसम सम्यक दृष्टि हाँ हो जाएगा। हाँ वो हाँ चार हाँ रास्ता जो खुला था ना, हाँ 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 चार हाँ रास्ता हाँ जो हमने खोला था, उसमें हाँ क्षेपसम में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिथ्यात्व में चला गया प्रथम गुणस्थान में, तो फिर उनको मिथ्यात्व रहेगा, और नहीं तो फिर श्रेणी मान हाँ अपना दोबारा करेगा तो पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत होगा। हाँ बराबर? हाँ हाँ हम्म। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेपसम, हाँ, अब मैं क्षेपसम सम्यक्त्व की बात करती हूँ कि क्षेपसम सम्यक्त्व में जो प्रकृतियों की बात की थी, मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व रूप प्रकृति, इनको करता है वर्तमान में सदअवस्था रूप अपने वर्तमान में उदयाभावी क्षय करेगा दो प्रकृति का, और सम्यक प्रकृति का क्या होगा तो बोले उसका उदय होगा, उसका वेदन होगा। हाँ? और दो प्रकृति का वर्तमान में उदयाभावी क्षय, और भविष्य में वो उदय में न आवे उसके लिए उपशम करेगा, और वर्तमान में सम्यक प्रकृति का उदय होता है, इसको कहते हैं क्षयोपशम सम्यक्त्व। अब सम्यक प्रकृति क्या है? सम्यक प्रकृति में वेदन होता है। देखो, सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, परंतु दोष लगता है, चल मल और अगाढ़ दोष। इसमें जो बात आई थी, शांतिनाथ साता करे, और अंदर में कोई संशय पड़ा रहे, शंका पड़ी रहे, और व्यवहार में अपने भगवान को विराजमान किया हो, कभी बोली दी हो, और फिर वो वहां चला जाए दर्शन करने, तो उनको ये राग आता है कि ये देखो हमारे भगवान है, हमने विराजमान किए थे। तो इस तरह से चलमल अगाढ़ दोष की बातें बताई है। हालांकि ये स्थूल है, वैसे देखा जाए तो ये केवल ज्ञान गम्य है, परंतु पंडित साहब ने थोड़ा बहुत व्यवहार से समझाने का प्रयास रखा है। बराबर? अब देखो, क्षेपसम सम्यक्त्व और दूसरा एक सम्यक्त्व की बात करी थी, वेदक सम्यक्त्व। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो क्षेपसम सम्यक्त्व कहो कि वेदक सम्यक्त्व कहो, ये दोनों एक ही बात है। समझना, ध्यान से सुनना। क्षेपसम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व, ये बात तो एक ही है। इसमें लिखा था कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। तो फिर दो नाम क्यों पड़ा? दो नाम इसीलिए पड़ा कि जब वो व्यक्ति मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय की मुख्यता से उनकी बात करी जाए तो उनको क्षेपसम सम्यक्त्व कहेंगे। क्यों क्षेपसम सम्यक्त्व कहेंगे, कोई बताएगा? मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय की मुख्यता से उनको क्षेपसम क्यों कहेंगे? क्योंकि तत्व का तो अभी उदय नहीं चल रहा है ना उनको। नहीं नहीं, उदय तो चल रहा है। क्षेपसम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों में एज इट इज जैसी प्रकृतियों का क्षय उपशम और उदय क्षेपसम में चलता है, वैसा ही वेदक में चलता है। मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनो। अगर आपको नोट करना हो तो कर लो कि इसको इसका नाम क्षेपसम कब दिया जाएगा सम्यक्त्व, और इसका वेदक सम्यक्त्व नाम कब दिया जाएगा। ध्यान से सुनो, नोट करना हो तो कर लो। जब मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति, ये दोनों प्रकृतियों का करा था ना हमने, क्षेपसम में क्या समझा था कि मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति का वर्तमान में उदयाभावी क्षय, तो क्षय किया, उदय में आने योग्य क्षय कर दिया। फिर क्या करा? आगामी काल में, भविष्य काल में वो ही प्रकृति उदय में ना आवे तो उनको सद अवस्था रूप उपशम किया। तो ये जो क्षयोपशम बना ना, क्षय प्लस उपशम, तो इसकी अपेक्षा से कौन सी दो प्रकृति? मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति, ये दो प्रकृति की मुख्यता से अगर बात की जाए तो उनको कहेंगे क्षयोपशम सम्यक्त्व। बराबर? फिर वेदक सम्यक्त्व नाम कब पड़ता है? तो बोले वेदक सम्यक्त्व सम्यक्त्व प्रकृति का जिसमें वेदन होता है उसको कहेंगे वेदक सम्यक्त्व। तो मात्र नाम का फर्क है, स्वरूप का फर्क नहीं है। स्वरूप में दोनों में वेदक सम्यक्त्व हो चाहे क्षेपसम सम्यक्त्व हो, प्रक्रिया तो यही बनती है। कौन सी? मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का उदयाभावी क्षय, उन्हीं प्रकृति का भविष्य में सदअवस्था रूप उपशम, और सम्यक प्रकृति का वेदन। बराबर?
तो जब सम्यक प्रकृति की बात उठाएंगे तब वेदक सम्यक्त्व कहेंगे, और जब क्षयपसम सम्यक्त्व की बात करेंगे, क्षयोपसम को समझाते हैं, तब वो कहते हैं इसको क्षयपसम सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसे इसमें ज्यादा उलझन नहीं करना, बात एक ही है, कौन से एंगल से आप देखते हो तो उनको वहां वो नाम दिया जाएगा। बराबर क्लियर हो आया ना सबको समझ में? हाँ हाँ, आ गया। सम्यक्त्व का जब वो हाँ वेदन करता है वेदक सम्यक्त्व हाँ कहलाएगा। हाँ, बराबर बराबर। जब वो सम्यक्त प्रकृति का वेदन करता है तब वेदक सम्यक्त्व कहा जाएगा, और जब वो क्षय और उपशम ऐसे क्षयोपशम सम्यक्त्व की मुख्यता से बात की जाएगी तब उनको कहेंगे क्षयोपशम सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में कोई अंतर नहीं है, मात्र उनका कथन मात्र में भेद है, बस इतना ही समझना। वेदन करता हो तो वेदक सम्यक्त्व, सम्यक प्रकृति का वेदन करता है तो वेदक सम्यक्त्व, और जब दो प्रकृति कौन सी मिथ्यात्व और मिश्र इनकी मुख्यता से बात करी जाए तो उसको क्षयपसम सम्यक्त्व कहते हैं। बराबर, ये बात क्लियर हो गई सबको? दीदी वेदन हाँ। वेदन तो हर एक प्रकृति में होता है ना, माने वो अनुभव तो जो नहीं वेदन नहीं, का अनुभव होता है। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप नहीं तो क्षयपसम नहीं बनेगा गिरीश भाई। देखो समझो, जब मिथ्यात्व प्रकृति है ना, मिथ्यात्व प्रकृति का जीव वेदन करेगा तो वो तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। आया ना समझ में? और अपने को यहाँ बात करना है, लाइट चली गई है, दिख रहा है सबको? हाँ दीदी। हाँ हाँ समझो गिरीश भाई, आप जरा प्रॉपर समझो। आप ये कह रहे हो कि प्रकृति का, हर प्रकृति का उदय होता है ना, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये कहोगे कि मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय चल रहा है तो फिर उसको सम्यक तो कहाँ हुआ? यहाँ तो ये बता रहे हैं कि क्षयोपसम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति का क्या करा, तो वे उदयाभावी क्षय कर दिया, उदय में आने योग्य नहीं रखा उनको, अभी उदय में नहीं आएगी ऐसा क्षय कर दिया। ठीक है, और वो ही प्रकृति दोनों भविष्य में उदय में नहीं आवे उसके लिए उनने उपशम कर दिया, सद अवस्था रूप उपशम कर दिया, और वर्तमान में सम्यक्त प्रकृति का वेदन कर रहा है, तब तो उनको क्षयपसम सम्यक्त बना है। बराबर, तो हर प्रकृति का उदय होगा तो फिर मिथ्यात्व बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो औपसमिक सम्यक्त्व में क्या होता है, सारी प्रकृतियों का उपशम कर देता है, तब उनको सम्यक दर्शन होता है, उसको कहा जाता है औपसमिक सम्यक्त्व। क्षयोपसम सम्यक्त्व में कुछ प्रकृति का क्षय, कुछ प्रकृति का उपशम और कुछ प्रकृति का उदय, उसको कहेंगे क्षयोपसम सम्यक्त्व। इस तरह से समझना, हर प्रकृति का उदय की बात करोगे तो मिथ्यात्व का उदय में तो मिथ्यात्व की प्रकृति का अगर उदय आया तो उसका सम्यक दर्शन चला गया, ऐसा नहीं होता। हर प्रकृति का उदय तो जीव मिथ्यात्व अवस्था में करता है, पर सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व का वेदन नहीं करता है, क्योंकि उनको तो उनने उपशम कर दिया है, ऐसा समझना। बराबर, फिर मिथ्यात्व और मिश्र का उपशम करेगा और सम्यक का उदय होगा। हाँ वो हाँ, हाँ, बस सम्यक्त्व का ऐसा। उदय हाँ होगा, तभी हाँ तभी उनको क्षयपसम सम्यक्त्व बनेगा। हाँ हाँ हाँ। और ये जो सम्यक प्रकृति है ना, ये देशघाती प्रकृति है, और मिथ्यात्व और मिश्र जो है ना वो सर्वघाती प्रकृति है। माने सम्यक्त्व को वेदन नहीं कहते, सम्यक्त्व माने वेदन सम्यक, ना? हाँ सम्यक तो माने वेदन, तो सम्यक में किसका वेदन करते हैं? अपनी भगवान आत्मा का वेदन करते हैं। आया ना समझ में? कर्म की ओर से कहेंगे तो सम्यक प्रकृति जो है वो उनको सम्यक प्रकृति उदय में चल रही है, तो सम्यक प्रकृति का जब उदय है तो इनको चल मल और अगाध दोष लग रहा है, परंतु जो अंदर में आत्मा की जो श्रद्धा गुण की पर्याय उनकी जो निर्मल हुई है, जो स्वयं सम्यक हुआ है, तो उस समय उनकी श्रद्धा में दोष नहीं चल रहा, माने सम्यक्त्व में दोष नहीं चल रहा है, उनको चल मल और अगाध दोष लगता है। देखो इसमें लिखा है सम्यक्त्व निर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि उनका 3 प्रकार के दोष लगते हैं, मलिनता है उनको, पर वो जो सम्यक्त्व है वो चला नहीं जाता। सम्यक्त्व में दोष जरूर लग रहा है परंतु सम्यक्त्व चला नहीं जाता, वो मिथ्यात्व में नहीं चला जाता। तो अंदर में उनका श्रद्धान तो है, परंतु कहीं कहीं कोने में उनको कुछ शंका बनी है, जिसके कारण उनको चल बल अगाध दोष लगता है, एक संयोग सम्यक्त्व की कंडीशन है। बराबर।
अब आगे बढ़ती हूं मैं। एक संयुक्तम सम्यक्त्व की बात करी, अब मुझे बात करना है कृत-कृत्य वेदक सम्यक्त्व, जो हमने समझा है। कृत-कृत्य वेदक सम्यक्त्व में क्या होता है? तो कृत-कृत्य वेदक सम्यक्त्व माने सायिक सम्यक्त्व के अंतर्मुरत पहले जो कृत-कृत्य वेदक सम्यक्त्व होता है, उसमें मिथ्यात्व की प्रकृति को मिश्र रूप करता है, मिश्र प्रकृति को सम्यक्त रूप करता है, और जो सम्यक्त प्रकृति हुई उसको कांडक घाट आदि वहां पर नहीं करता है, और उस व्यक्ति को कृतकृत्य वेदक नाम दिया है। वो कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व बताया। तो वो कृतकृत्य वेदक माने करने योग्य कार्य कर लिया। क्या करने योग्य कार्य किया? तो बोले मिथ्यात्व की प्रकृति को मिश्र रूप किया, मिश्र प्रकृति को सम्यक्त रूप किया, और सम्यक्त प्रकृति को वर्तमान में सम्यक प्रकृति जो है उसको कांडक घात आदि नहीं करा, और उस समय उनको जो सम्यक्त हुआ उसका नाम दिया जाएगा कृतकृत्य वेदक। वो कृतकृत्य वेदक कौन सा? तो बोले अभी अंतर्मुरत के बाद वो नियम से एक सायिक सम्यक्त्व करेगा। बराबर? कृत्य वेदक हुआ तब वो दोनों प्रकृति का घात हो गया, मौनीय प्रकृति और सम्यक मौनीय। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मात्र सम्यक प्रकृति जो है उसका कांडक घात करे बिना अभी वो कृतकृत्य हो गया है। माने वेदक कृतकृत्य वेदक माने अब अंतर्मुरत के अंदर जिसको सायिक सम्यक्त्व होने वाला है उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक। बराबर? वापस हाँ कभी उदय में नहीं आएगी, वापस कभी उदय में नहीं हाँ आएगी। अब वो प्रकृतियां दो। हाँ हाँ। जो कृतकृत्य वेदक हुआ है उसको अंतर्मुरत में सायिक सम्यक्त्व होने वाला है, उसको इसीलिए तो कृतकृत्य वेदक नाम दिया। अब देखो, अब ये हो गया कृतकृत्य वेदक हो गया। इस तरह से शैव सम का सम्यक्त्व स्वरूप बता दिया। अब सायिक सम्यक्त्व करता है तब क्या होता है? तो पंडित जी ने बताया कि तीन प्रकृति जो थी उनको सर्वथा और सर्व निषेकों का नाश कर दिया। तो सर्वथा कौन सी प्रकृति तीन? तो के मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक मिथ्यात्व, इनको जड़ से खत्म कर दिया। जड़ से उनका सारा निषेक को खत्म करा, उसको कहते हैं सायिक सम्यक्त्व। तो कितने गुणस्थान तक? बोले चौथे से चार गुणस्थान तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व का 4 गुणस्थान है, इसीलिए चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, ये 4 गुणस्थान में जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है वो ही सायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। बराबर? क्षयोपशम में से एक सायिक होता है, औपशमिक में से सीधा सायिक नहीं हो सकता। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला जो जीव है वो सायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। अब कैसे होता है क्षयोपशम में से एक सायिक? उसकी बात यहाँ पर करी थी कि 3 करण के द्वारा। कौन से 3 करण? 3 करण कौन से अंकित भैया? अधःकरण, अनादि अपूर्वकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण। हाँ, हाँ। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इनके माध्यम से मिथ्यात्व के परमाणु को क्या करेगा? बोले मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करके उनकी निर्जरा करेगा। तो पहले मिथ्यात्व को क्षय करेगा, उसके बाद मिथ्यात्व की सत्ता का नाश किया, उसके बाद मिश्र मोहनीय के जो परमाणु हैं उनको सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करके निर्जरा करेगा, और फिर मिश्र मोहनीय का नाश करेगा। क्षयोपशम में नाश नहीं हुआ था, एक सायिक सम्यक्त्व में ये सारी प्रकृतियों का करण के माध्यम से ये तीनों को तीनी प्रकृतियों का नाश करेगा। बराबर? तब उनको, और सम्यक प्रकृति का क्या होगा? वो उदय में आकर के खिरने लगेगी। और उसमें 2 कंडीशन बताई थी, स्थिति ज्यादा होगी तो कांडक आदि करेगा, और कम स्थिति होगी तो अंतर्मुरत के अंदर वो प्रकृति उदय में आकर के खिर जाएगी, और कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि वहां बन जाता है। और फिर उनका निषेक जो है तो सम्यक प्रकृति वाला वो उदय में आकर के नाश करके फिर जाता है, और वो सायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। इस तरह से एक सायिक सम्यक्त्व की बात करी। बराबर? तो सायिक सम्यक्त्व में अब ये सम्यक्त्व कब तक चलेगा? बोले सादी अनंत काल चलेगा। जहां से उनका सायिक सम्यक्त्व हुआ, अब उनमें दर्शन सप्तक, अनंतानुबंधी 4
और 3 दर्शन मोह की, ये सातों सात प्रकृतियों का उनने मूल से क्षय कर दिया। अब वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गया, तो वो कब तक चलेगा? बोले शादी अनंत काल चलेगा। इस तरह से इनकी बात करी क्षायिक सम्यक्त्व की। बराबर, ये तो मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ सारी बातें। अब उसके बाद अनंतानुबंधी की क्या स्थिति बनती है, वो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भेजी थी, उसको एक बार समझाती हूँ फिर तो, से। दीदी, अनंतानुबंधी, हाँ हाँ हाँ, ये प्रथमोत्सम, शयोत्सम और द्वितीयोत्सम तीनों का अंतर हाँ मुहूर्त ही काल है ना? और कृत करते हाँ वेदक तीनों का अंतर मुहूर्त हाँ ही काल है। हाँ, अंतर्मुहूर्त काल है, बिल्कुल, है ना। अब देखो, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व होने पर 2 अवस्था बनती है। मैंने आपको बताया था चार्ट में भी, अप्रशस्त उपशम और एक होता है विसंयोजन। अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम है सद अवस्था रूप उपशम। ये अनंतानुबंधी को क्या करता है? अप्रशस्त उपशम माने उनको उपशम कर देता है, क्योंकि उनको दबा देता है, दबती है वो प्रकृति। हाँ, तो ये प्रकृति कभी भी अपने मुख से उदय में नहीं आती, सीधी सीधी उदय में नहीं आ जाती, तो उसको उपशम कर देता है। और दूसरी क्या बात बताई थी? इसका प्रशस्त उपशम नहीं होता। किसका किसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, सुनीता जी? दीदी मैं चार्ट गिरीश देख भाई, रही हूँ। हाँ, किसका ये बात चल रही है? अनंतानुबंधी की। बराबर, तो अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता। क्यों? प्रशस्त उपशम में क्या करना पड़ता है किरण बेन, अरे अपने काश्मीरा बेन? विसंयोजन। अस्वस्थ उपसमय मतलब दीदी नहीं समझा मुझे। हाँ, ये आपको क्लियर नहीं है। देखो, ये चार्ट चार्ट खोलो, पहले चार्ट खोलो आपका। चार्ट के आज माध्यम से बात मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है। सद अवस्था आज रूप उपशम, सद अवस्था रूप हाँ उपशम। देखो, ये तो क्या, नहीं, सुनो सुनो, पहले से समझाती हूँ। अनंतानुबंधी की सम्यक तो जब होता है तो 2 अवस्था बनती है। एक होता है अप्रशस्त उपशम। तो पहले अप्रशस्त उपशम का मीनिंग समझो। अप्रशस्त उपशम माने सद अवस्था रूप उपशम। अनंतानुबंधी चारों प्रकृतियों को वहां दबा देगा, उदय में नहीं आएगी। बराबर, इसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम, माने सद अवस्था रूप उपशम करेगा, उसको दबाएगा। अब दूसरी बात इसमें लिखी है कि इसका प्रशस्त उपशम नहीं होता। किसका किसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, सुनीता जी अब बोलो। अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानु, अनंतानुबंधी हाँ का हाँ, अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता, अप्रशस्त उपशम होता है। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि वहां करण नहीं करती। करण, हाँ अनंतानुबंधी में 3 करण नहीं होते, इसलिए प्रशस्त उपशम नहीं होता। अप्रशस्त उपशम होता है, माने वो चारों प्रकृतियों को दबाता है। बराबर, इतनी बात क्लियर हुई सुनीता जी? दीदी। हाँ, और क्या आपको समझाया, समझ में आया अपने काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, हाँ। मतलब आया ना? चारित्र होने हाँ, का ही अप्रशस्त उपशम होता है ना। चारित्र मोहनीय का अप्रशस्त उपशम नहीं, चारित्र मोहनी की बात नहीं है, यहाँ अनंतानुबंधी की बात चल रही खाली है। चारित्र मोहनी, अनंतानुबंधी से। हाँ, अनंतानुबंधी जो है उसका अप्रशस्त उपशम होता है, माने वो सद अवस्था रूप उपशम करती है, उसमें प्रशस्त उपशम नहीं होता। माने क्या कि इसमें करण नहीं होते, प्रशस्त उपशम में करण होते हैं, इसमें करण नहीं होते। मुझे टाइम बताना, यहाँ लाइट भी चली गई है और घड़ी मुझे दिख नहीं रही है। 5 मिनट है दीदी। 5 मिनट, 5 मिनट है, तो इसको पूरा करेंगे। फिर वो कल वाला आज मुझे लेना था लेकिन समय नहीं बचा मेरे पास। तो सुनो, पहले क्लियर होगा ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने आपको पढ़ाया, फिर मुझे अंदर में ये लगे नहीं कि विसंयोजन क्या सामने था? वाले जीव को। हाँ विसंयोजन आता था वो। हाँ, विसंयोजन अभी बताती हूँ, पहले इसको ये क्लियर किया। अप्रशस्त उपशम किसका होता है? अनंतानुबंधी 4 प्रकृति का अप्रशस्त उपशम होता है। अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम है सद अवस्था रूप उपशम, उसको दबा देना, चारों प्रकृतियों को दबा देना। इस अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां करण करना पड़ता है प्रशस्त उपशम में, और अनंतानुबंधी में करण नहीं होता, क्योंकि अनंतानुबंधी हमेशा अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप में उदय में आती है, इसीलिए उनका प्रशस्त उपशम नहीं होता। इतनी बात क्लियर हुई? अब चलते हैं विसंयोजन की तरफ।
विसंयोजन में क्या होता है, अनंतानुबंधी का ही विसंयोजन होता है। तो देखो गिरीश भाई, विसंयोजन में 3 करण, कौन से 3 करण गिरीश भाई नाम लो जरा। ना अधः करण, अपूर्व करण और वेरी गुड, अनिवृत्ति करण। कम से कम नाम तो अपने को ध्यान में रह जाए। आप उज्ज्वला बहन की शिविर में आओगे तब फिर याद करोगे, हाँ हाँ वो नाम तो हमें आया था, वो अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। 3 करण, अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये 3 करण के द्वारा अनंतानुबंधी के जो परमाणु है वो अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करते हैं। अन्य चारित्र रूप प्रकृति कौन सी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इसके रूप परिणमित करके उनकी सत्ता का जो नाश करे उसे विसंयोजन कहते हैं। हाँ, विसंयोजन माने अन्य रूप में कन्वर्ट कर देना, उसको कहते हैं विसंयोजन। अनंतानुबंधी सीधी उदय में नहीं आती, मात्र दूसरे गुणस्थान को छोड़ के। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय आता है, बाकी कोई टाइम में अनंतानुबंधी सीधी उदय में नहीं आती, वो कन्वर्ट होकर के ही उदय में आती है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब मैं आगे चलूं, जरा सा ये मुझे करना है क्लियर, तो आपका एक बार पूरा रिवीजन हो गया। अब वो जो अनंतानुबंधी है वो कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी प्रकृति का कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अभी तक ये 2 बात समझ में आई, अप्रशस्त उपशम और विसंयोजन। ये दोनों शायिक बराबर? संयुक्त को ही होगा ना, अप्रशस्त उत्सम और विसंयोजन। शायिक संयुक्त तो होना जरूरी है ना इन दोनों के लिए। नहीं, शायिक समय तो होगा, पर अगर कोई अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम में तो अनंतानुबंधी चौक को दबाता है, उसको दबाता है। फिर विसंयोजन जब आएगा और सत्ता में से जब नाश करने की प्रकृति होगी, तब वो श्रेणी वाला भी जीव हो सकता है। शायिक सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन में भी ये तो होना ही होना है, परंतु यहाँ पर अनंतानुबंधी की कंडीशन क्या बनती है वो समझाया। और जब शायिक सम्यक तो होगा तब तो उनको मूल से वो सातों सात प्रकृति खत्म हो जाएगी, क्षय हो जाएगी, तो है ना। मतलब क्षयोपशम और उपशम सम्यक्त्व को अप्रशस्त देखो उपशम हो सकता है। औपसमिक औपसमिक सम्यक तो करेगा ना, सुनो ध्यान से, हाँ। उपसम सम्यक तो करेगा तो अनंतानुबंधी को दबा देगा, बराबर। और जब विसंयोजन करेगा तो वो जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, तो उपसम श्रेणी वाला जीव होगा ना, तो वो विसंयोजन करेगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी और तब वो श्रेणी चढ़ पाएगा, बराबर। और शपथ श्रेणी वाला जो जीव होगा वो तो अनंतानुबंधी का मूल से क्षय करता 8वां, 9वां, 10वां और 12वें गुणस्थान में चला जाएगा। वो अनंतानुबंधी का मूल से क्षय करता जाएगा, बराबर। वो शायिक सम्यक दृष्टि होगा तो वो जल से खत्म कर देगा। अब देखो एक बात करके मैं आज की बात को पूरा करूंगी। अनंतानुबंधी का कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अब देखो चारों सम्यक तो बताया है, द्वितीय उपसम भी लिया है, क्षयोपसम भी लिया है, प्रथमोपसम भी लिया है और क्षायिक भी लिया है। तो क्या कंडीशन बनती है, पहला नंबर 1, चार्ट खोलना, प्रथमोपसम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का क्या होता है, तो बोले अप्रशस्त उपशम होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त्व में जीव अनंतानुबंधी को दबा देता है, उपशम कर देता है, एक कंडीशन। द्वितीय उपसम सम्यक्त्व में क्या होता है अनंतानुबंधी का, तो बोले द्वितीय उपसम सम्यक्त्व से पहले इसका विसंयोजन होता भी है और नहीं भी होता है। यहाँ 2 आचार्य का 2 मत है, तो अपन दोनों को लेकर के चलते हैं। द्वितीय उपसम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का विसंयोजन कोई आचार्य मानते भी हैं और कोई आचार्य नहीं मानते हैं। अब जो भी है अपने को तो दोनों को लेके चलना है, होता भी समझो, नहीं होता है तो भी समझो। अब तीसरा, क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या होता है, किसी को अप्रशस्त उपशम और किसी को विसंयोजन होता है। कौन सा सम्यक्त्व है, क्षयोपशम सम्यक्त्व। क्या कंडीशन बनती है, कोई जीव अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम करता है और कोई जीव उसका विसंयोजन करता है।
यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप उदय में आती है। और कोई व्यक्ति वो अनंतानुबंधी को अप्रशस्त उपसम माने उनको दबा देता है। एक संयुक्त सम्यक्त्व में ये बात बनती है, बराबर। और सायिक सम्यक्त्व में क्या होता है, तो कि सायिक सम्यक्त्व से पहले इसका विसंयोजन ही होता है। ये अंकित भैया आपका जो प्रश्न था ना कि सायिक सम्यक्त्व करेंगे तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन ही होता है। वो सारी की सारी प्रकृति मूल में से क्षय करेगा विसंयोजन करके। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन में लेकर के वो सत्ता में से क्षय कर देगा, तब उनको क्षयिक सम्यक्त्व होगा। ये अनंतानुबंधी की अलग अलग सम्यक्त्व में अलग अलग कंडीशन बनती है, ये यहाँ पर पंडित जी ने समझाया है। बराबर, सबको समझ में आया? हाँ दीदी। देखो, हाँ हाँ बराबर। अब कुछ भी प्रश्न होगा तो कल फिर अपन इसको क्लियर करेंगे, आपको कुछ होता होगा तो पूछना। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो उठाया है वो मैं आपको प्रश्न रखती हूँ, कल इसकी चर्चा करेंगे। पंडित जी ने यहाँ पर ये प्रश्न उठाया कि जो अनंतानुबंधी प्रकृति है वो क्षयिक सम्यक तो होता है और फिर वो प्रकृति कभी भी उदय में नहीं आती, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि अनंतानुबंधी कौन सी प्रकृति है, चारित्र मोह की प्रकृति है कि दर्शन मोह की? पहले ये क्लियर है आपको? चारित्र दर्शन मोह की, की चारित्र मोह चारित्र की। मोह। हाँ, आपको पहले ये पता है मोहनीय कर्म की कुल प्रकृति कितनी है? ये पहले पक्का कर लो, ना हो तो। 28। 28 28 28। उसमें दर्शन मोह की कितनी और चारित्र मोह की कितनी? दर्शन मोह 3 की दर्शन 3। मोहनी की और 7 हो चारित्र गई। मोहनी की 25। वेरी गुड। 3 है दर्शन मोह की। कौन सी 3 दर्शन मोह की सुधाबेन? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक वेरी गुड, सम्यक प्रकृति, बराबर। मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व माने मिश्र, और तीसरी है सम्यक प्रकृति। ये सम्यक 3 प्रकृति दर्शन मोह की है, बराबर। और 25 प्रकृति, 25 प्रकृति कौन सी 25 प्रकृति कौन गिनाएगा? काश्मीरा बेन, आप गिना सकते हो? अनंतानुबंधी, हाँ हाँ दीदी, अनंतानुबंधी 4, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4 और संजन, मतलब वो सब मिलके 12, 16 16, 16 16। और 9 कसाई। 9 कसा है। वेरी गुड। और 9 कसाय, ये कुल मिला करके कितनी प्रकृति बनी? 28 25। 25। ये 28। नहीं, 25 और 25। 3 वो दर्शन मोह की 3 और हाँ 28। हाँ, दर्शन मोह की 3, चारित्र मोह की 25 बनी, दर्शन मोह की 3, एक कुल मिला करके मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। उसमें चारित्र मोह की 25 है, दर्शन मोह की 3 है, बराबर। इतनी क्लियरिटी अगर होगी तो ये वाला प्रश्न आपको समझ में आएगा। अब प्रश्न ये पूछा है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, तो चारित्र का घात करना चाहिए। इसको सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है? सम्यक्त्व का घात करती है क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी रहती है तब तक सम्यक्त्व नहीं होता। तो फिर ये कैसे? एक तरफ कहते हो कि वो चारित्र की प्रकृति है, फिर कहते हो कि सम्यक्त्व होता है तब अनंतानुबंधी नहीं चाहिए, तो फिर वो तो सम्यक्त्व का घात कैसे करती है? ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, माने ये हमारा प्रश्न है। तो पंडित जी कल इसका उत्तर देंगे कि ये चारित्र की प्रकृति होते हुए भी सम्यक्त्व का घात किस प्रकार से करती है, नहीं करती है, कैसा क्या है, उसका समाधान कल पंडित जी करेंगे। प्रश्न समझ में आया है सबको? हाँ प्रश्न दीदी। कौन दोहराएगा? गिरीश भाई प्रश्न दोहरा सकते हो? मैंने अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति, हाँ चारित्र मोह की बराबर। प्रकृति है, तो चारित्र का घात तो करता वो है, तो सम्यक्त्व का, इससे हाँ सम्यक का घात तो कैसे वो, होता वेरी गुड, चारित्र की प्रकृति चारित्र का घात करेगी ना, तो वो सम्यक्त्व का घात करती है, ये बात हमने सुनी है। तो ये कैसे संभव है, ये प्रश्न है। अभी ये प्रश्न का उत्तर कल हम पढ़ेंगे। अभी समय हो गया है, मैं विराम लूंगी। आप सब थोड़ा करणान योग का विषय होने से आपको आज मैंने पूरी क्लास यूं समझो कि मैंने रिविजन ही किया है, वो इसलिए करना जरूरी था। अभी 1-2 दिन में अपना ये पूरा हो जाएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। तो ऐसा न हो कि अंत अंत में आपको इसमें कंफ्यूजन बना रहे। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, उसकी बहुत डिटेल से चर्चा की है। तो आपको ये बात भी थोड़ी भले करणान योग की है,
और वो हमारी समझ में जितनी आवे उतनी। मैं कोई इसका ज्यादा आपको वो नहीं करती हूँ, दबाव नहीं है मेरा। मेरा तो ये है आपको हमेशा प्रेरणा कि आप भेद विज्ञान करो, स्वभाव की दृष्टि करो। कर्म में उथल पुथल अपने आप होने वाली है, वो हमने उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो जिनागम में जो चैप्टर आया है तो उसका थोड़ा बहुत निमित्त नेमेटिव संबंध क्या है ये मात्र हम समझते हैं। बाकी करना अपने कर्म तो वास्तव में केवल ज्ञान गम्य विषय है, ज्यादा अपन उसमें दिमाग लगा भी नहीं सकते हैं। थोड़े परिणामों के माध्यम से कर्मों में जो उथल पुथल होती है वो जिनागम में बताई है, तो अपन थोड़ा उनको समझने का प्रयास करते हैं। हम सब इन कर्मों की ओर से बात समझें आगम से, और अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अपने भगवान आत्मा की दृष्टि करें, भगवान आत्मा का आश्रय करें, और उसी के माध्यम से हमारी विशुद्धि बने, निर्मलता बने, तो ऑटोमेटिक औपसमिक सम्यक्त्व, सायोपसमिक सम्यक्त्व, सायिक सम्यक्त्व, जो कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं हैं वो सब अपने आप बनेगी। हमारा एक ही प्रयास रहे, हम तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान, वेद तत्व निर्णय वेद विज्ञान पूर्वक करें, और वेद विज्ञान करते हुए अभेद आत्मा की अनुभूति करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया कायो सर कराओगे? हाँ। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसोसाहुणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।